सुप्रभात बच्चों, मैं नीमा आपकी हिंदी की अध्यापिका। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं का पाठ 6 प्रेमचंद्र के फटे जूते। प्रेमचंद्र के फटे जूते, ये जो लेख लिखा था वो लिखा था हरिशंकर प्रसाई जी ने। तो इसके जो रचयिता थे यानी कौन थे? हरिशंकर प्रसाई जी। तो इस पाठ से पहले जो है हम थोड़ा सा हरिशंकर प्रसाई जी के जीवन परिचय पर प्रकाश डालते हैं कि हरिशंकर प्रसाई जी कौन थे। हरिशंकर प्रसाई का जन्म 22 अगस्त सन 1922 में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित जमानी नामक गांव में हुआ था। इनकी जो आरंभिक शिक्षा थी वो गांव में ही हुई थी। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए वे नागपुर गए और वहां से हिंदी में एमए करने के बाद जो है कुछ दिनों तक उन्होंने अध्यापन कार्य किया। तो हरिशंकर प्रसाई जी का जन्म कब हुआ था? 22 अगस्त 1922 में। और कहाँ हुआ था? होशंगाबाद जिले में हुआ था, जो कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा हुई थी वो गांव में ही हुई थी और उच्च शिक्षा के लिए कहाँ गए थे? नागपुर। अध्यापन कार्य करने के बाद जो 1947 में लेखन कार्य में ये जुट गए थे। जबलपुर में वसुधा नामक साहित्यिक पत्रिका का इन्होंने क्या किया? प्रकाशन किया, जिसको काफ़ी समय पर क्या हुई? काफ़ी समय तक ख्याति प्राप्त हुई यानी प्रसिद्ध हुआ। 1995 में उनका निधन हो गया था। हंसते हैं रोते हैं जैसे उनके दिन फिरे कहानी संग्रह हैं इनके। रानी नागवती की कहानी जो है, ये कहानी है एक तट की खोज उपन्यास। और सदाचार का ताबीज जो है इनकी एक कहानी है। शिकायत मुझे भी है और अंत में निबंध संग्रह भी है। विष्णु की फिसलन, तिरछी रेखाएं, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, विकलांग श्रद्धा का दौर। अपनी व्यंग रचनाओं के माध्यम से इन्होंने केवल पाठकों को हंसाया ही नहीं बल्कि समाज में जो कुरीतियां थी उन पर भी करारी चोट की है। सामान्य बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया है इन्होंने अपनी रचनाओं में। तो हरिशंकर प्रसाई ने क्या किया? सामाजिक बुराइयों पर कटाक्ष किया है या व्यंग किया है, उनका मजाक उड़ाया है। हरिशंकर प्रसाई जी की रचना है प्रेमचंद के फटे जूते। प्रेमचंद्र का एक चित्र हमारे सामने है। पत्नी के साथ फोटो खिंचा रहे हैं। सिर पर किसी मोटे कपड़े की टोपी और कुर्ता और धोती पहने हुए हैं। कनपट्टी चिपकी है। गालों की हड्डियां उभर आती हैं, पर घने मूछे चेहरे को भरा भरा बतलाती हैं। पाँव में कैनवस के जूते, जिनकी बंद बेतरतीब बंधे हैं। लापरवाही से उपयोग करने पर बंद के सिरों पर ही लोहे की पतरी निकल जाती है और छंदों के बंद डालने में परेशानी होती है। तब बंद कैसे भी कस लिए जाते हैं। अब देखिए, हरिशंकर प्रसाई जी कहते हैं कि प्रेमचंद्र जी को याद करते ही जो है उनका एक चित्र मेरे सामने प्रस्तुत होता है। एक चित्र मेरे सामने आता है कि उन्होंने क्या कर रखा है? अपनी पत्नी के साथ फोटो खिंचा रखी है। उस फोटो में क्या है? सिर पर उनकी मोटे से कपड़े की एक टोपी है, कुर्ता है, धोती पहन रखी है और कनपट्टी चिपकी है, यानी उनकी गर्दन क्या है? पूरी तरह ऐसे चिपकी हुई है। गालों की हड्डियां जो है वो उभर रही है, गालों की हड्डियां दिखाई दे रही हैं और घनी मूँछों से उनका चेहरा जो है वो भरा भरा सा दिख रहा है। जो उनकी मूँछें हैं उनसे जो है उनका जो चेहरा है वो भरा भरा दिख रहा है। पाँव में कैनवस के जूते। कैनवस एक कंपनी का नाम है। तो कैनवस के जो जूते हैं, पाँव में क्या पहन रखे? उन्होंने कैनवस के जूते पहन रखे, जिनके बंद बेतरे भी बंधे, यानी जो उनके क्या होते हैं बांधने के लिए जो उन पर डोरियां हैं वो कैसे हैं? कह रहे वो अजीब तरीके से बंधे हुए, बड़े लापरवाही से बंधे हुए हैं। और उनके सिरों पर क्या हो गई है? लोहे की परत जम गई, यानी उन पर जंग लग गया है। और वो इसलिए क्या कर रहे हैं? छेदों में जाने के लिए जो उस डोरी को जूते की छेद में डाला जा रहा है, तो वो क्या हो रहे हैं कि वो आसानी से नहीं जा पा रहे हैं। क्यों नहीं जा पा रहे? क्योंकि उनमें लोहे की जंग लग गई है और उनको उन्होंने किसी तरीके से बांध रखा है। दाहिने पाँव का जूता ठीक है, मगर बाएं पाँव में बड़ा छेद हो गया है,
जिसमें से उंगली बाहर निकल आई है। मेरी दृष्टि उस जूते पर अटक गई। सोचता हूँ फ़ोटो खींचने की अगर यह पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी। नहीं, इस आदमी की अलग पोशाकें नहीं होगी। इसमें पोशाकें बदलने का गुण नहीं है। यह जैसा है वैसा ही फ़ोटो में खिंच जाता है। अब देखिए, परसाई जी कहते हैं कि उनके दाएं पाँव का जो जूता है वो तो ठीक है, लेकिन जो बाएं पाँव का जूता है उसमें एक बड़ा सा छेद हो रखा है, जिससे कि क्या दिखाई दे रही है, उंगली बाहर को निकल रही है। तो उस फोटो को देखकर, उनके जूतों को देखकर जो परसाई जी हैं वो कहते हैं कि मेरी दृष्टि जो है उन जूतों पर अटक गई। मैं सोचने लगा फ़ोटो खींचने की जो इनकी पोशाक है इस प्रकार है, तो क्या ये जो इनके पहनावा होगा वो भी ऐसे ही होगा या अलग होगा। फिर मैं सोचता हूँ कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर जो व्यक्ति फ़ोटो खींचने के लिए इस प्रकार से कपड़े पहन रखा है तो वो क्या पोशाकें बदल सकता है, यानी वस्त्र बदल सकता है इतनी जल्दी? नहीं बदलेगा। वो जैसे थे वैसे ही हर जगह रहते होंगे। मैं चेहरे की तरफ देखता हूँ। क्या तुम्हें मालूम है, मेरे साहित्यिक पुरखे की तुम्हारा जूता फट गया है और उंगली बाहर निकल रही है। क्या तुम्हें इसका जरा भी एहसास नहीं है? जरा लज्जा नहीं है, संकोच या झेप नहीं है? क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि धोती को थोड़ा नीचे खींच लेने से उंगली ढक जाती है? मगर फिर भी तुम्हारे चेहरे पर बड़ी बेपरवाही, बड़ा विश्वास है। फोटोग्राफर ने जब रेडी प्लीज कहा होगा तब परंपरा के अनुसार तुमने मुस्कान लाने की कोशिश की होगी। दर्द के गहरे कुएं के तल से कहीं पड़ी मुस्कान को धीरे धीरे खींचकर ऊपर निकाल रहे होगे कि बीच में ही क्लिक करके फोटोग्राफर ने थैंक यू कह दिया होगा। विचित्र है यह अधूरी मुस्कान। यह मुस्कान नहीं, इसमें उपहास है और व्यंग है। अब देखिए, परसाई जी कहते हैं कि उनके चेहरे की तरफ देखा, यानी जब उन्होंने उनकी फ़ोटो देखी तो उसमें फिर उनका, यानी प्रेमचंद्र जी का परसाई जी ने चेहरा देखा। तो चेहरे में वो बोलते हैं कि मुझे ऐसा मालूम हुआ कि जो मेरे साहित्यिक पुरखों की जो तुम्हारा जूता फट गया है, कि जो तुम्हारे जूते से जो क्या निकल रही है, उंगली बाहर निकल रही है, उसको देखकर क्या लगा, क्या तुम्हें इसका ज़रा भी एहसास नहीं था कि जो तुम्हारा जूता बाहर निकला है उससे तुम्हें थोड़ी सी शर्म नहीं आई? ऐसा किससे कहते हैं? फोटो में ही जो है परसाई जी प्रेमचंद्र जी से कह रहे हैं, तुम्हें थोड़ा सा संकोच नहीं हुआ, थोड़ी झेप नहीं हुई? क्या तुम इतना भी नहीं जानते हो कि थोड़ा धोती को नीचे खींच लेते और उससे क्या हो जाता, तुम्हारा पैर ढक जाता? इतना तो वो कर सकते थे, मगर फिर भी उन्होंने क्या किया था, बेपरवाह थे वो, यानी उन्हें पता ही नहीं कि मेरा जूता फटा हुआ है। उन्हें बिल्कुल ही बेपरवाह रूप में फ़ोटो खिंचवाया था। बड़ा ही विश्वास था। और फोटोग्राफर ने जब बोला होगा कि रेडी प्लीज़ और कहा होगा, और परंपरा के अनुसार उन्होंने बोला कि थोड़ा सा जो है मुस्कुराहट अपने चेहरे पे लाओ, तो प्रेमचंद्र जी ने बड़ी मुश्किल से जो है अपने मुख पर जो है मुस्कुराहट लाने की कोशिश की होगी, लेकिन वो मुस्कुराहट कहीं नीचे होगी, यानी बड़े देर तक उन्होंने जो है मुस्कुराहट को लाने की कोशिश की होगी, लेकिन धीरे धीरे जब तक उनके मुंह पर मुस्कुराहट आती तब तक जो है फोटोग्राफर ने उनकी फ़ोटो को क्लिक कर लिया होगा और थैंक यू कहकर उनकी फ़ोटो खींच ली होगी। विचित्र है यह अधूरी मुस्कान। तो वो कह रहे कि इस चित्र में जो है प्रेमचंद्र जी अच्छी तरह मुस्कुरा भी नहीं रहे, मुस्कुराहट नहीं है उनके उनके मुख पे, और ऐसा लग रहा है कि वो किसी ने उनको मजबूर किया है मुस्कुराहट लाने के लिए। तो यह मुस्कुराहट नहीं है, बल्कि क्या है, एक उपहास है, एक व्यंग है, कह रहे हैं। यह कैसा आदमी है जो खुद तो फ़ोटो जूते पहने फ़ोटो खिंचा रहा है, पर किसी पर हंस भी रहा है। कह रहे वो मुस्कुराहट थोड़ी सी है उनके मुख पे, तो वो ऐसा लग रहा है कि खुद तो अपने आप फटे जूते पहन के फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, और ऐसा लग रहा है उनके मुंह को देख के कि जो उनकी हल्की सी मुस्कुराहट है कि दूसरे को क्या कर रहे हैं, दूसरे के ऊपर हंस रहे हो, ऐसी मुस्कुराहट है उनके मुख पे। फ़ोटो ही खींचना था तो ठीक जूते पहन लेते या ना खिंचवाते। फ़ोटो ना खिंचाने से क्या बिगड़ जाता? शायद पत्नी का आग्रह रहा होगा और तुम अच्छा चल भाई
कहकर बैठ गए होगे। मगर यह कितनी बड़ी ट्रेजेडी है कि आदमी के पास फ़ोटो खींचने को भी जूता ना हो। मैं तुम्हारी यह फ़ोटो देखते देखते तुम्हारे क्लेश को अपने भीतर महसूस करके जैसे रो पड़ना चाहता हूँ, मगर तुम्हारी आँखों का यह तीखा दर्द भरा व्यंग मुझे एकदम रोक लेता है। तो यहाँ पे परसाई जी कहते हैं कि खुद तो वो फटे जूते पहन कर फ़ोटो खिंचवा रहे हैं और ऐसा लग रहा है उनके मुख को देख के कि वो हम पे ही हंस रहे हो, हमारा ही मजाक उड़ा रहे हो। फ़ोटो खिंचाना था तो अच्छे जूते पहन लेते या तो नहीं खिंचवाते। हाँ शायद, फिर हरिशंकर प्रसाद बोलते हैं, हाँ शायद, क्या पता उनकी पत्नी ने कहा होगा कि फ़ोटो खींच लो, तब मजबूरी में खिंचवाई हो। अच्छा चलो जो भी है भाई, कहकर जो है ऐसा परसाई जी कहते हैं। मगर इतनी बड़ी ट्रेजेडी कि आदमी के पास फ़ोटो खिंचाने के लिए जूते ना हो, ऐसा भी हो सकता है? इतने बड़े उपन्यासकार और उनके पास फ़ोटो खिंचवाने के लिए अच्छे जूते ना हो? मैं नहीं मानता। लेकिन मैं तुम्हारी इस फ़ोटो को देखते देखते मुझे क्या होता है, बड़ा ही कलेश उत्पन्न होता है, बड़ा गुस्सा आता है। कह रहे हैं किसको देख के? प्रेमचंद की फ़ोटो को देख के। और जूता ना हो तो तुम्हारी यह फ़ोटो देखते देखते तुम्हें कलेश को अपने भीतर यानी कलेश हो पड़ता है और मैं अंदर ही अंदर क्या होता हूँ, रो पड़ता हूँ कि ऐसा क्यों, कि किस प्रकार से तुमने फ़ोटो खिंचवाई, क्या उनके पास जूते नहीं थे? मगर जब मैं फिर प्रेमचंद्र की फ़ोटो को देखता हूँ तो मुझे कैसा लगता है कि वो अपने उनकी आंखों में मुझे क्या दिखाई देता है, एक तीखा दर्द दिखाई देता है। और वो दर्द कैसा है कि वो मेरा ही मजाक उड़ा रहे हो एकदम। फिर मैं क्या कर लेता हूँ, अपने गुस्से को रोक लेता हूँ। तुम फ़ोटो का मतलब नहीं समझते होते तो किसी से फ़ोटो खिंचवाने के लिए जूते मांग लेते। लोग तो मांगे के कोट और वर दिखाई करते हैं और मांगे की मोटर से बारात निकालते हैं। फ़ोटो खिंचाने के लिए तो बीवी तक भी मांग ली जाती है, तुमसे जूते ही मांगते नहीं बंदे। तुम फ़ोटो का महत्व ही नहीं जानते। लोग तो इत्र चुपड़ कर फ़ोटो खींचते हैं जिससे फ़ोटो में खुशबू आ जाए। गंदे से गंदे आदमी का फ़ोटो भी खुशबू देता है। तो यहाँ पर जो है परसाई जी कहते हैं कि फ़ोटो खींचने के लिए, यानी प्रेमचंद्र जी जो हैं वो, परसाई जी कहते हैं कि प्रेमचंद्र जी फ़ोटो के महत्व को ही नहीं जानते थे और किसी से फ़ोटो खींचने के लिए वो जूते तो मांग सकते थे, क्योंकि लोग तो कोट, दूसरों का कोट मांग कर क्या करते हैं, अपनी सगाई कर लेते हैं और दूसरों की गाड़ियाँ मांग कर अपनी बारात कर लेते हैं। फ़ोटो खींचने के लिए अपनी तो नहीं, अब दूसरों की बीवी तक को मांग लेते हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि और तुम फिर वहाँ पे किसको कोस रहे हैं, प्रेमचंद्र को, और तुम हो कि एक जूते भी नहीं मांग सकते हो। तुम तो फ़ोटो के महत्व को ही नहीं जानते कि फ़ोटो किस प्रकार खींची जाती है, तुम्हें पता ही नहीं है। फिर प्रेमचंद्र के प्रति वो क्या करते हैं, व्यंग करते हैं। लोग तो इत्र चुपड़ कर, यानी लोग जब फ़ोटो खिंचवाने के लिए जाते हैं तो कह रहे हैं कि इत्र लगाकर, सेंट लगा के जो होता है फ़ोटो खिंचवाते हैं। क्या फ़ोटो में भी खुशबू आ सकती है? नहीं आ सकती। और गंदे से गंदे आदमी को भी फ़ोटो क्या बना देता है, बहुत ही खूबसूरत बना देता है। तो इस प्रकार लोग फ़ोटो खिंचवाने जाते हैं। लेकिन प्रेमचंद्र जी जो थे वो जैसे के तैसे ही जो है फ़ोटो खिंचवाने चले जाते हैं। उन्होंने इस प्रकार की फ़ोटो खिंचवाई है।